हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रबोध क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में चर्चा करने की कोशिश की थी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं पुराने स्टूडेंट को तो वो पता होगा, लेकिन जो बच्चे आज पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर उसके बाद में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस हुआ, आपके आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, और आज हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में या फिर इससे पहली कक्षा में जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक शुक्राणु का निर्माण होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को ही शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी उसी प्रक्रिया के द्वारा आपके अपने शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आज हम लोग अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसको अंड जनन या oogenesis कहते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो आप लोगों ने अगर वो पहले की कक्षाएं नहीं देखी है तो जाके अभी देख लीजिएगा, है ना। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? oogenesis को पढ़ेंगे भाई। जिन भी प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। और हम आज जो है वो स्टार्ट करते हैं oogenesis के बारे में। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना जरूरी समझूंगा जो कि स्पर्म के बारे में उस टाइम बताना भूल गया था और मैंने आज लिख लिया है वो सब कुछ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि स्पर्म जो है, स्पर्म और उसका जीवन काल 24 घंटे का होता है। अगर आपको लाइफ टाइम पूछ लें स्पर्म का, है ना, तो आप लोग क्या बताओगे? लाइफ जो है कि जीवन काल क्या होता है? 24 घंटे स्पर्म का जीवन काल होता है, 24 आवर्स इसका जीवन काल होता है। आपको अगर पूछ ले भाई स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में कितने दिन लगते हैं, तो 74 डेज यानी 74 दिन आपके जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में लगते हैं भाई, यानी शुक्राणु बनने की क्रिया में 74 दिन लगते हैं। प्रतिदिन 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। कितने? 200 से 300 मिलियन, आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। बात करें हम लोग शुक्राणु की लंबाई की, तो शुक्राणु की लंबाई 64 माइक्रोमीटर होती है। अगर इसके डायामीटर की या व्यास की बात करें तो इसका व्यास या डायामीटर 2 माइक्रोमीटर का होता है। आपको बताऊं, इससे पहले मैंने कक्षा रिकॉर्ड कर ली थी ऑलरेडी, लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं आ पाई, है ना, आवाज ही नहीं आ पाई, तो फिर क्लास वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ी भाई। बहुत इसमें मेहनत लगती है। तो आप लोग अभी जाके, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। भले 2 बार में 3 बार में जितनी बार में कक्षा बने मैं बनाता हूँ, है ना। कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, अब क्या करें, अपने पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जो बड़े बड़े टीचर्स पास हो सकता है। लेकिन मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, आपको बताने की कोशिश करूँ, और जितना हो सकता है वो आप लोग अभी EMRS का पेपर उठा लो, आप कोई भी पेपर उठा के आप लोग अभी देख लो कि आपके इसमें से प्रश्न बनते हैं नहीं मिलते हैं। आप वीडियो को पूरी देखोगे तो जितने मैंने पढ़ाए हैं उनमें से प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑथेंटिक किताबों से। और मैं जो मैटर सोर्स करता हूँ वो वे अपने एक अच्छे गुरुजी है उनसे भी मैं कई बार मैटर ले लेता हूँ। मतलब बहुत सारा मैटर में जो है कलेक्ट करके उसको पूरी पूरी जो है PPT बनाता हूँ। तो उसमें टाइम लगता है भाई, है ना। ठीक है, आपको बताऊं कि स्पर्म का जो व्यास है वो आपके 2 माइक्रोमीटर का है ना। अगर बात करें हम लोग स्पर्म की, तो इसमें 40% यानी 100% स्पर्म में से 40% या 40% जो स्पर्म होते हैं ये आपके हाईली एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं? हाईली एक्टिवेट होते हैं भाई, है ना। फिर हम लोग बात करें अगर स्पर्म की, कि 60% जो है वो आपके नॉर्मल और विएबल होते हैं। 40% तो क्या होते हैं? हाईली एक्टिवेट। 60% कितने क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं, विएबल होते हैं, यानी दिखाई देने वाले, है ना, यानी कि दिखाई देने वाले या फिर जीवित, है ना। ठीक है, यानी 40% तो हाईली एक्टिवेट और 60% आपके नॉर्मल और विएबल। अब देखो कुछ टर्म्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये टर्म्स कई बार डायरेक्ट ही आपको पूछ ली जाती है। जैसे एजुस्पर्मिया, जैसे नेक्रोस्पर्मिया, एथेनोस्पर्मिया,
आपके ओलिगोस्पर्मिया। तो ये चारों ही टर्म्स, जैसे पहले, इससे पहले मैंने आपको टर्म्स बताई थी, है ना, इससे पहले भी मैंने आपको टर्म्स बताई थी, वो बताओ कौन कौन सी टर्म्स थी, है ना, कौन कौन सी टर्म्स थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। देखो, है ना, आपको बताया मैंने स्पर्मिएशन, आपको बताया मैंने सेमिनिएशन, आपको बताया इजेकुलेशन, आपको बताया इनसेमिनिएशन। तो चारों ही टर्म्स के बारे में आप लोगों को याद होगा। स्पर्मिनेशन क्या होता है? आपके स्पर्म में सर्टोली कोशिकाओं को बाहर निकालना। स्पर्म का जो है सर्टोली कोशिकाएं जो आपके टेस्टिस में होती है, उससे बाहर निकालना क्या होती है? सेमिनेशन, स्पर्मिएशन। सेमिनेशन की बात करूं तो स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना, ठीक है। बात करें अगर इजैक्यूलेशन की, तो मेल बॉडी से, यानी रसखलन, है ना, रसखलन को जो है आपके इजैक्यूलेशन बोलते हैं। इनसेमिनेशन किसको बोलते हैं? वीर्य सेचन की प्रक्रिया, यानी स्पर्म के सहायता, स्पर्म का जो है पेनिस की सहायता से वजाइना के अंदर स्थानांतरण। तो ये आपकी क्या होता है? आपके वीर्य सेचन या इनसेमिनेशन होता है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, एजुस्पर्मिया के बारे में, नेक्रोस्पर्मिया के बारे में, एथेनोस्पर्मिया के बारे में, और ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। हम बात करें एजुस्पर्मिया, तो वहां क्या होंगे? स्पर्म में आपके सीमन में जो है स्पर्म क्या है होंगे? एब्सेंट होंगे, है ना। एजुस्पर्मिया में जो है सीमन में आपके वीर्य में जो है वो स्पर्म जो है एब्सेंट होंगे। बात करें नेक्रोस्पर्मिया की, तो वहां जो है नॉन मोटाइल स्पर्म होंगे, यानी कि अचल अचल स्पर्म, जो है आपका शुक्राणु जो है अचल होंगे वहां पे। फिर बात करें एथेनोस्पर्मिया की, तो जो यहाँ जो है वो लेस मोटिलिटी होगी, किसकी? स्पर्म की, है ना, मोटिलिटी कम होगी, ठीक है। बात करें ओलिगोस्पर्मिया की, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आपके सीमन में जो है स्पर्म की संख्या, और ये आजकल हर एक युवा में, है ना, तो आपके जैसे मेरे जैसे लोगों में होती है ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होंगे? आपके सीमन में जो है स्पर्म की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या क्या खाते हैं? फास्ट फूड वगैरह ये खाते हैं ना, तो इसकी वजह से आपके सीमन में जो है, मतलब बहुत सारी जो अलग अलग, जैसे कई आपके हार्मोन्स का स्त्राव रुक जाता है, बहुत सारे जो है टेक्निकल फॉल्ट आपके शरीर में होते हैं, तो उनकी वजह से स्पर्म की संख्या आपके सीमन में कम हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें स्पर्म का जीवन काल 24 आवर का, आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में 74 दिन लगते हैं, और आपको बताया कि प्रतिदिन 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। शुक्राणु की लंबाई आपकी 64 माइक्रोमीटर है, व्यास जो है इसका 2 माइक्रोमीटर है। बात करें हम लोग स्पर्म की, तो 40% स्पर्म तो हाईली एक्टिवेट होते हैं, और 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल और विएबल होते हैं। एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एथिनोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया क्या क्या होता है मैंने आपको बताया ये। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं oogenesis के बारे में। उससे पहले कुछ और बातें जो मैंने लिखी है इसमें। देखो, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है और फर्टिलिटी, मोटिलिटी और फर्टिलिटी के बारे में आपको पता होगा। मोटिलिटी और फर्टिलिटी, ये जो है ना, आपकी सक्रियता, स्पर्म की सक्रियता, और आपके स्पर्म की निषेचन की जो है वो पावर, यानी योग्यता, वो आपके किस पे डिपेंड करती है? वो कैल्शियम आयन के ऊपर डिपेंड करती है। कैल्शियम आयन उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी Ca+ आयन जो है वो आपकी मोटिलिटी और फर्टिलिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं स्पर्म की। अगर बात करें स्पर्म के कैपिशिएशन की, यानी योग्यता अर्जन, किसकी? योग्यतार्जन की मैं बात करूं, स्पर्म के योग्यतार्जन की मैं बात करूं, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा। स्पर्म अपने आप को जो है योग्यता, आपको पता है कोई भी एक डिग्री, डिग्री कैसे मिलती है? आपको अगर बोलूं मैं कि आपने कौन सी डिग्री लेके, भाई आप बोलोगे बीएससी बीएड कर रखी है, तो वो आपकी एक योग्यता हो गई कि आप एक टीचर हो, है ना। तो ये योग्यता, इस प्रकार की योग्यता आपको स्पर्म की जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलेगी, है ना। जब स्पर्म जाएगा तो वहां एक योग्यता अर्जित करेगा, एक डिग्री अर्जित करेगा कि हाँ मैं पास हूं, किसके लिए? निषेचन की क्रिया के लिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए मैं पास हूं, तो उसको वहां डिग्री मिलेगी। आप लोग अगर फेल होके आते तो आप लोग क्या बीएड करते, क्या बीएससी करते? नहीं। तो ये एक डिग्री है ना, कैफिशिएशन, है ना। ये कहाँ पे होती है? ये डिग्री बनती कहाँ पे है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बनती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि स्पर्म का कैफिशिएशन कहाँ होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपके स्पर्म का कैफिशिएशन होता है भाई, ठीक है। आपको पूछ ले
कि कितने प्रकार के स्पर्म के टाइप होते हैं। स्पर्म के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्म दो प्रकार का होता है। अब देखो बहुत सारी बातें होती है कि जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में क्या होता है कि आप लोगों से इंटरेक्शन होता है। अब कई बार कैमरे में हम लोगों को वो शो करना पड़ता है कि हाँ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार इंटरेक्शन होता है तो कई बार नहीं होता है। तो आप लोग इस प्रकार से एक एक वीडियो से जज ना करें। मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी देर से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पूरा का पूरा शानदार क्लास बनाई थी वो पूरी की पूरी मुझे डिलीट करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इसके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और समझते हैं इस चीज को, ठीक है। बाकी जो मैंने चीजें बताई है वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट जो है वो इफेक्ट नहीं करती। आप लोग उसको पढ़ के समझ सकते हो कि ये यहाँ ये लिखा है भाई, तो इसको समझने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बात करें स्पर्म की मोटिलिटी फर्टिलिटी की, तो इसको ध्यान रखना कि कैल्शियम आयन इसके लिए उत्तरदायी है। बात करें अगर स्पर्म का कैपिसिएशन, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। बात करें अगर टाइप ऑफ स्पर्म की, दो प्रकार का स्पर्म होता है, पूंछ वाला स्पर्म और बिना पूंछ वाला स्पर्म, है ना, जिसको हम लोग टेल और फ्लेजिला फ्लेजिलेटेड स्पर्म बोलते हैं, जहां टेल और फ्लेजिला प्रेजेंट होती है, और जहां एब्सेंट होती है ना, वो उसको हम लोग नॉन फ्लेजिलेटेड स्पर्म बोलते थे। यानी कि जिसमें क्या होगी, पूंछ पाई जाएगी, शुक्राणु पूरा का पूरा इस प्रकार का इस कंडीशन में पाया जाएगा। ये देखो एक पूंछ इस प्रकार से पाया जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा, आपके फ्लेजिलेटेड स्पर्म हो जाएगा। लेकिन स्पर्म अगर इस प्रकार से सीधा का सीधा, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपके पूंछ नहीं पाई जाएगी, टेल नहीं पाई जाएगी, ये अपने कूट पादों की सूडोपोडियम की मदद से, है ना, ये आपके गति करता है, ठीक है। तो यहाँ कूट पादों की मदद से ये गति करता है, जैसे अमीबा गति करता है, लेकिन यहाँ ये पूंछ की मदद से गति करता है। तो इन दोनों के उदाहरण जरूर याद रखने हैं। ये याद नहीं रखना है कि फ्लेजिलेटेड में पूंछ पाई जाती है और आपके नॉन फ्लेजिलेटेड में पूंछ नहीं पाई जाती है। लेकिन इतना तो सभी को पता होगा भाई, ऐसा तो प्रश्न पूछेगा नहीं, ठीक है। और ऐसा पूछेंगे तो 100% लोग करके आएंगे उसको, ठीक है। फ्लेजिलेटेड स्पर्म तीन प्रकार का होता है, और तीनों ही प्रकार के उदाहरण आपको मुख्यतः याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसमें जो मोनोफ्लेजिलेटेड है उसमें कौन कौन से आएंगे, मोनोफ्लेजिलेटेड यानी एक कसाबी एक पूंछ वाला आपके शुक्राणु, जो मैंने अभी बनाया है, जो मैंने ये बनाया है, ये आपके कौन सा हो जाएगा, मोनोफ्लेजिलेटेड स्पर्म हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो बाइफ्लेजिलेटेड स्पर्म, और इसमें दो पूंछ आ जाएगी। जैसे ये मैंने कोई स्पर्म बनाया और ये एक पूंछ इधर और एक पूंछ इधर, यानी कि इसमें दो पूंछ द्विकसा भी हो जाएगा ये, है ना। और ये किस में होगा, अब देखो मोनोफ्लेजिलेट आपके ह्यूमन में, आपके ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, मोनोफ्लेजिलेटेड स्पर्म होंगे। आपके जब भी स्पर्म की संरचना बनती है तो इसी प्रकार की बनती होगी, जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने भी अगर गुरुजी ने आपको बताया होगा तो इसी प्रकार से बनाया होगा। और मंकी में, रेट में और रेबिट में, तीनों में भी इसी प्रकार की बनती है संरचना। द्विकसा की बात करूं तो ऑप्सेंस जो है, ऑप्सेंस क्या किस में आएगा, अपने द्विकसाभी वाले में आएगा। बात करें कॉन्जुकेटेड स्पर्म की, संयुग्मित शुक्राणु की, देखिए अब इसको समझने की जरूरत है। यहां मैं आपको बना के बताता हूं। आपके एक स्पर्म जो है वो एक स्पर्म इधर से आया, एक स्पर्म आपके इधर से आया, और एक स्पर्म आपके इधर से आता है, और एक स्पर्म इधर से आता है। ये बीच के एरिया का ये निर्माण कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, इस प्रकार से एक संरचना बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से एक संरचना बन जाएगी। इस बीच वाली संरचना को बोलते हैं निडोम। क्या बोलते हैं, निडोम, या पर इसको बोलते हैं भाई बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। एक मिनट, बैटरी, ठीक है, निडोम या बैटरी। तो इस प्रकार के स्पर्म जो है वो किस में पाए जाएंगे, ग्रास होपर में पाए जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल मुख्यतः याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है ये। ग्रोस होपर में स्पर्म जो है वो संयुग्मित प्रकार का कॉन्जुकेटेड स्पर्म पाया जाएगा, और यहाँ सभी शीर्ष भाग आपस में चिपकेंगे और एक निडोम का, बैटरी का निर्माण कर लेंगे। उसको हम लोग संयुग्मित शुक्राणु बोल देंगे भाई। समझ में आया,
ठीक है, तीनों ही प्रकार नॉन मोनोफ्लेजिलेटेड, बाइफ्लेजिलेटेड और कॉन्जुगेटेड, तीनों के एग्जाम्पल भी याद रखो। ह्यूमन में आपके मोनोफ्लेजिलेटेड पाए जाते हैं, मंकी मंकी में, रेट में, आपके रेबिट में, इस सब में क्या एक कसाबी शुक्राणु पाए जाते हैं। बाइफ्लेजिलेटेड या द्विकसाबी जो है वो ऑप्शंस में पाए जाते हैं। आपके कॉन्जुगेटेड स्पर्म जो है या संयुग्मित शुक्राणु जो है वो ग्रास होपर में पाए जाते हैं भाई। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो नॉन फ्लेजिलेटेड की बात करूं तो यहाँ टेल या फ्लेजिला नहीं पाई जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इसके उदाहरण ध्यान रखना। एक तो आपके एस्केरिस, एस्केरिस में जो है वो इस प्रकार का शुक्राणु पाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की जो है वो क्या नहीं पाई जाएगी, पूंछ या टेल नहीं पाई जाएगी, इसमें जो है सूडोपोडियम पाए जाएंगे, कूटपाद इसमें पाए जाएंगे। बात करें हम लोग क्राइफिस की, लोबेस्टर की, तो इसमें भी नॉन फ्लेजिलेटेड बिना पूंछ वाले शुक्राणु पाए जाएंगे आपकी। ठीक है, तो याद रखो एक तो पूंछ वाला और एक बिना पूंछ वाला, दो प्रकार के आपके स्पर्म होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक? नहीं आया हो कमेंट करके बता दो। अगर ये वीडियो समझ में नहीं भी आए ना तो टेंशन मत लेना, मैं आपको वापस से करवा दूंगा अगर होगा तो, है ना। अगर वैसे तो आ गया होगा क्योंकि इतनी बड़ी बातें है ही नहीं इसमें जानने योग्य। ठीक है, अब देखो ऊजेनेसिस में आ गए हैं, अंड जनन में आ गए हैं, और जो टॉपिक मैंने आज छेड़ने के लिए बोला था उसको मैं छेड़ के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऊजेनेसिस की बात करता हूँ, अंड जनन की बात करता हूँ। अब ऊजेनेसिस की बात आप लोग जो है वो मोटा मोटी ये बात मान लो, ये बात समझ लो कि यहाँ अंडे का निर्माण होगा। ठीक है, अंडे का निर्माण होगा, किसमें होगा, मादा में होगा, स्त्री में होगा, फीमेल में होगा। यानी कि फीमेल में एक प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया को बोलेंगे ऊजनेसिस, और उसके दौरान वहां क्या बनेगा, अंडा बनेगा। ठीक है, और ये अंडा बनना स्टार्ट हो जाता है उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही। जब वो लड़की बनने वाली होती है, भ्रूण बन जाता है, तो भ्रूणीय अवस्था में ही आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आपके oogenesis की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जबकि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने बताया था कि वो जो प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो आपके किशोरावस्था में यानी 16 साल के बाद की उम्र में आपके जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, शुक्राणु बनने स्टार्ट होते हैं। लेकिन अंडे बनना कब से स्टार्ट हो जाते हैं, आपके जब आप भ्रूणीय अवस्था में ही हो, जब आपका निर्धारण हुआ है कि आप एक लड़की हो, तब से ही आपके क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल 4 लाख अंडे बनते हैं ह्यूमन ह्यूमन फीमेल में। अगर मैं बात करूं ह्यूमन फीमेल की तो यहाँ 4 लाख अंडे बनते हैं। कितने, 4 लाख, और 400 ही मुक्त हो पाते हैं। अब 400 देखो कि आपको पता होगा कि जैसे एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, आपके गर्भावस्था में होती है, तो उस अवस्था के अंदर आपको पता होगा कि कम से कम 9 मंथ का टाइम उसको जो है उससे निजात पाने में लगता है। और उसके बाद जब वो स्तनपान करवाती रहती है अपने बच्ची को, तो वहां तक एक उस स्पेस तक आपको पता है कि वो गर्भवती नहीं हो पाती है। तो उस टाइम आपको पता ही नहीं है कि 400 अंडे मुक्त हुए तो 400 बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती ना एक फीमेल, है ना। क्योंकि आपको पता है उसका जनन काल कितना होता है, जनन काल होता है 50 वर्ष का। और एक फीमेल अपने भारत के कल्चर के अनुसार 21 वर्ष की उम्र में शादी करती है, तो उसके बाद उसके पास कितने वर्ष बचे होते हैं, 30 वर्ष बचे होते हैं, है ना। 30 वर्ष उसके पास बचे होते हैं। लेकिन आजकल ऐसी टेक्निक है कि इन 400 ही अंडों से हम लोग 400 मानव बना सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में सुना होगा, उनसे हम लोग 400 मानव बना सकते हैं। जो सेरोगेटेड मदर होती है ना, उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि 400 अंडे मुक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन 4 लाख अंडे बनते हैं टोटल फीमेल में। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी के अंडे कहाँ कहाँ चले जाते हैं, उसके पोषण में, है ना। उसको फ्यूज्ड हो जाते हैं बहुत सारे। तो उनमें मुक्त कितने होते हैं, 400 होते हैं। आपको पता है एक स्त्री का जनन काल 50 वर्ष का होता है, तो उतने एज में, और आजकल तो और भी जनन काल कम हो गया है, क्योंकि फर्टिलिटी जो है अपने खान पान की जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने पूरी की पूरी बिगाड़ दी है। तो उस वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें आपको पता है कि उस टाइम आपके भांज वाली जो स्थिति होती है ना, जिसमें आपके बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो उस व्यवस्था में आपको सैरोगेसी का जो है सहायता
लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी आजकल टेक्निक्स आती हैं। तो ये तो बातें हो गई आपके oogenesis के बारे में मोटा मोटी। अब oogenesis में एक बात आप ध्यान रखना, जो पीजीसी सेल होती है, पीजीसी सेल, और इसको मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, प्राथमिक जननिक अंग होता है, प्राइमरी जेनेटाइल और जो है सेल होती है ना, प्राथमिक जनन कोशिका होती है। तो इस सेल में आपको पता है एक सेल में बहुत सारी जो है परतें हो सकती है। तो यहाँ मीजोडर्म जो होती है, जो मध्य परत होती है ना, मध्य परत जो है उसमें पीसीज और एम्पीबिया, पीसीज और एम्पीबिया में जो है oogenesis की प्रक्रिया होगी मीजोड्रम के फ्यूजन से। लेकिन एंडोड्रम के फ्यूजन से रेप्टाइल बनेगा, रेप्टाइल में जो है अंडजनन होगा, एवीज में होगा, मेमलिया में होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ आपको सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि पीजीसी, पीजीसी ओप आपके पीसीज, इसमें जो है इसकी कौन सी लेयर से आपके जो है अंड जनन होगा, पीसीज में बात करूँ तो पीसीज में अगर बात करेंगे तो मीजोड्रम जो है वो आपकी सेल, मीजोड्रम जो पीस की कोशिका होगी उसके द्वारा आपके पीसीज में अंड जनन होगा। एम्पीबिया में भी मीजोड्रम के द्वारा होगा। वहीं हम लोग एंडोड्रम में बात करें तो रेप्टाइल्स हो गया, एवीज हो गया, मेमलिया हो गया, तो इनमें आपके एंडोड्रम में निर्माण होगा। समझ रहे हो? तो एंडोड्रम के फ्यूजन से रेप्टाइल्स, एवीज, मेमलिया और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। तो इनके उदाहरण भी आपको पूछ सकते हैं। आपको पता है कि जब पीजीसी ऑफ ओवेरी, यहाँ एक प्रक्रिया होती है, यानी कि आपके अंडाशय में एक प्रक्रिया होगी, अंडाशय की पीजीसी सेल से प्राथमिक जनन कोशिका से oogenesis की प्रक्रिया होगी, और उसके द्वारा क्या बनेगा, ओम बनेगा। और यहाँ जो है डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, है ना। यानी कोशिका विभाजन का कौन सा पार्ट यहाँ पे होगा भाई, कौन सी प्रावस्था होगी, तो मियोसिस प्रावस्था होगी। और इस दौरान आपके विटामिन, और ये बातें मैंने पहले बता चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ई, आपके फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच, इन सब का योगदान होगा, जिसके दौरान आपके ओवम का निर्माण होगा। तो पीजीसी ओवेरी में oogenesis की प्रक्रिया, मियोसिस डिवीजन, उसके दौरान आपके ओवम या अंडे का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, अब देखो इसके आगे जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, जो है थोड़ा बड़ा पार्ट आ जाता है, तो उसको आपको पता है इतना समय आज है ही नहीं अपने पास, है ना। तो पहले मैंने एक पूरी कोशिश ये जो है ले ली थी, अब उसके बारे मुझे कहीं जानना है। तो आज की जो कक्षा होगी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपने अगली कक्षा में। बाकी जो पीपीटी है वो मैंने बना रखी है, बोले आपको विश्वास नहीं हो तो देख लो आप, ठीक है। अब चलते हैं अगली कक्षा में, मिलते हैं, जब तक के लिए राम राम सा। आप लोग इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे पता है आज थोड़ी सी कक्षा फीकी आपको लग रही होगी, लेकिन इसमें भी मैंने बहुत मेहनत की है। तो मेहनत की अगर आप लोग कदर करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सखा सहेलियों के साथ इसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए राम राम साहब।